देखो, तो ये सेकंड क्लास बाइनोमियल थ्योरम का जो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, उसके बाद देखा था जनरल टर्म क्या होता है। तो जनरल टर्म मीन्स क्या था, किसी भी a प्लस बी होल टू द पावर n होता है, a प्लस बी होल टू द पावर n होता है, किसी भी टर्म अगर हम लोग को चाहिए, मान लो कि फिफ्थ टर्म चाहिए, इसमें फिफ्थ टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो उसके लिए मैंने बताया था कि किसी भी टर्म को हम लोग r प्लस 1th टर्म बोलते हैं, जैसे कि एपी में था जो लास्ट क्लास में करवाया था आप लोगों को। r प्लस 1th टर्म मीन्स ए आर प्लस 1, उसको क्या लिखते हैं भाई, एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर r। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल टर्म। किसी भी टर्म अगर हम लोग को चाहिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि फिफ्थ टर्म बोला है, फिफ्थ टर्म क्या होता है भाई, फिफ्थ टर्म क्या होता है, a5। a5 को कैसे लिखेंगे, a4 प्लस 1। a4 प्लस 1 यानी क्या है, यहाँ पर n है, एन सी आर, दिस इज योर r, कंपेयर विद दिस इक्वेशन और दिस वैल्यू। सो एन सी आर आर यानी 4, a टू द पावर n माइनस 4, b टू द पावर 4। बस ये होता है जनरल टर्म, ठीक है। और जो तुमने बताया था वो क्या होता है, वो बाइनोमियल एक्सपेंशन का होता है। एक्सपांड करने से बस हम लोग समेशन लगाते हैं सामने, ठीक है। उसमें होता है r का वैल्यू 0 से जहाँ तक करना है। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, कैसे होता है, और जनरल टर्म डिस्कस किया था। लास्ट में 2 क्वेश्चन करवाया था मैंने। एक मिनट, एक बुक्स ले लेते हो। আমাদের কয়েকটা কোশ্চেন নিতে লাগবে। लास्ट में एक क्वेश्चन करवाया था ना, जो कांस्टेंट टर्म और इंडिपेंडेंट टर्म का होता है। हाँ, जो लास्ट क्लास नहीं किए थे वो कर लेना। कांस्टेंट टर्म और इंडिपेंडेंट टर्म क्या होता है भाई, जिसमें जो x का कोफिशिएंट होता है, मान लो कि जो लास्ट 2 क्वेश्चन करवाया था, कांस्टेंट टर्म एंड इंडिपेंडेंट टर्म दोनों एक ही होता है ना। मतलब जो कोफिशिएंट होगा, x के कोफिशिएंट जो भी होगा, हम लोग क्या करते थे, x के पावर में जो भी वैल्यू होता है उसको इक्वल्स टू 0 करते थे। x के पावर में जो भी वैल्यू होता है इन टर्म्स ऑफ r, उसको इक्वल्स टू 0 किया था। और 0 करने के बाद जो इधर जो वैल्यू था वो होता था कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, जो कि कांस्टेंट टर्म होता था या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ x होता था। जो लास्ट क्लास है वो कर लेना, नहीं तो ये वो बेसिक था, ठीक है। देखो, अभी आज का क्लास हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट क्लास में जो कोफिशिएंट वाला जनरल टर्म का डिस्कस किया था उसका थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और बाकी आगे क्या करेंगे, जनरल कुछ मिडल टर्म भी करेंगे आज। देखो क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, रुको। n माइनस सर, जैसे जनरल टर्म किया था तो ऐसे होता है क्या भाई, किसी भी टर्म अगर हम लोग को एंड से चाहिए, एंड यानी लास्ट से, ठीक है ना। अगर एक्सपांड करते हो ना, एंड से तुमको फिफ्थ टर्म चाहिए, एंड से तुमको 7 टर्म चाहिए, ठीक है। वो क्या होगा, देखो जैसे कि एक क्वेश्चन ही ले लेता हूं मैं, वेट करो। क्वेश्चन में है कि फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। इन द एक्सपेंशन x³ by 2 minus 2 by x² to the power 9, ओके। फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड। सो इसके लिए क्या करना है हम लोगों को, एक बेसिक सा चीज क्या करना है,
nth टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा? nth टर्म मीन्स किसी भी पर्टिकुलर टर्म अगर हम लोग को चाहिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड अस कि फोर्थ टर्म चाहिए फ्रॉम द एंड, तो क्या करना है भाई? nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या करना है? n माइनस आर प्लस ट्वेल्थ टर्म फ्रॉम n छोड़ो, rth टर्म लिखते हैं, rth n माइनस आर प्लस ट्वेल्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है? n माइनस आर प्लस ट्वेल्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बोले तो क्या है ये? जैसे कि तुमको दे हैव टोल्ड यू कि फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड मीन्स यार n क्या है भाई? n इज योर ओवरऑल पावर जो भी है, यहाँ पर n क्या है? n इज योर 9। r क्या है? r मीन्स जो टर्म हम लोग को चाहिए फ्रॉम द एंड दैट इज 4, r इक्वल्स टू 4। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इक्वल्स टू 9 माइनस r, n माइनस r प्लस 2 एथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग जनरल टर्म किए थे, जो लास्ट क्लास में किए थे जनरल टर्म। सो यानी ये क्या होता है? 5 + 2 यानी 7th टर्म। 7 टर्म कहाँ से? फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है ना? अगर स्टार्टिंग से हम लोग 7 टर्म करते हैं, जो भी वैल्यू आएगा वही होगा फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। जस्ट बस ये याद रखना है, n माइनस आर प्लस 12th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। सो 7th टर्म क्या होता है भाई? 7th टर्म, अभी देखो इसमें 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग मीन्स A7 करना है। A7 को हम लोग कैसे लिखते थे? A6 + 1 ऐसे करके लिखते थे, ठीक है ना? लास्ट क्लास में दिखा था हम लोग ने जनरल टर्म के लिए जो 7 टर्म चाहिए, 7 टर्म यानी कैसे लिखेंगे? A सफिक्स 6 + 1 यानी दिस इज योर R राइट नाउ, R इज योर 6, सो n 9 ही है, 9CR A is your x³/2, 9 - 6 a to the power n minus r यानी 3 b to the power r -2/x² to the power r, r कितना है? 6 से, ठीक है? करो जल्दी करो, इसका वैल्यू निकालो। इसको याद है ना क्या है? मतलब अगर कोई भी टर्म चाहिए फ्रॉम द एंड, ठीक है? जैसे कि ये है n मीन्स ओवरऑल पावर, r मीन्स ये, क्या करेंगे? n माइनस आर प्लस 2 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, और उसके बाद हम लोग जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है वो ही लगाएंगे। 7 टर्म यानी A7 को कैसे लिखते हैं भाई? A6 + 1 सफिक्स। सो उसमें क्या होता है? n तुम्हारा कितना है? 9 है, 9CR A to the power n minus r b to the power r। बस इसको सॉल्व करना है। आंसर क्या है बताओ, सॉल्व करो, जल्दी करो। वेट कर, 672/x³, यस। सिक्स 672/x³ ना, ठीक है आंसर। इसको सॉल्व करना है भाई, और क्या है? बस इसको ब्रेक करो। 9C6 यानी 9 फैक्टोरियल / 6 फैक्टोरियल, 9 - 6 यानी 3 फैक्टोरियल, ठीक है? पावर मल्टीप्लाई x⁴ 9/8 2 6 यानी 64, माइनस का प्लस हो जाएगा, x⁴ कितना है?
12, ठीक है ना। सो 8 8 64, ये कैंसिल करने से कितना होगा एक्स क्यूब। 9 फैक्टोरियल और इसको अगर ब्रेक करते हैं हम लोग, सो कितना होता है 9 8 7 6 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। 6 फैक्टोरियल जैसे है कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है, PMPNC में कवर किया था हम लोगों ने। 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6, 6 तो डायरेक्ट टर्म नहीं है भाई, 3 इंटू 2 है तो 3 3 9, 2 इंटू 4, ठीक है ना। यानी एक और बात है, इसमें क्या है 8 है और नीचे एक्स क्यूब है। आंसर को तो 672 बाई एक्स क्यूब। क्लियर, क्लियर बात है। एक क्वेश्चन देखो, वो क्या होता है, कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन देता है, क्या होता है जैसे कि पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए, ठीक है ना, तो बिगिनिंग से हम लोग करते हैं। और जो नॉर्मल अगर जनरल टर्म अगर स्टार्टिंग से बोलता है, देखो अगर फोर्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग बोलता है, बस फोर्थ टर्म बोलता है, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, तो क्या करते थे हम लोग A4 करते, A4 यानी A3 + 1, तो क्या होता 9C3 A टू द पावर 9 - 3 यानी 6 B टू द पावर -2 बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 3, अगर वो लोगों ने फोर्थ टर्म बोलता, ठीक है। अभी क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है कभी कभी वो ये जो जैसे बोला है फोर्थ टर्म बस फोर्थ टर्म बोला है, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, ये होता आंसर करते। अगर एंड बोलता तो इस प्रोसेस से करता। तो उन दोनों का वो लोग क्या करते हैं, रेशियो डाल के क्वेश्चन देता है। मतलब तुमको बोलेगा कि द रेशियो ऑफ द फोर्थ टर्म, द रेशियो ऑफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन टू द रेशियो ऑफ द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज 2:3, ठीक है। तो उसमें ऐसा कुछ मिसिंग होगा के या फिर आर, ऐसा कुछ मिसिंग वैल्यू होगा, यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू फाइंड दैट वैल्यू। क्लियर। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो एक PIQ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। बेसिक्स ही है, डिफिकल्ट नहीं है ऐसा कुछ। क्या हुई से मेरी टाइम, ओके। अगर समझ नहीं आएगा बोलना, मैं पॉज करके फिर से रिपीट करूंगा। सो क्वेश्चन लिखो, द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म, द रेशियो ऑफ द, एक मिनट 2000, ओके ठीक है। द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, रेशियो of fifth term from beginning, ठीक है, to the fifth term from end, to the fifth term from end in the binomial expansion, 2 to the power 1/3 plus 1/2 3 to the power 1/3 whole to the power 10 is 2 to the power 1/3, 1/2 into 3 to the power 1/3 is (36 to the power 1/3 is to 1). फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, देखो जिसको आता है वो करो, जिसको नहीं आता वो देखो, जिसको थोड़ा बहुत भी आता है कॉन्सेप्ट लगाओ, बाद में मैच कर लेना क्वेश्चन। सो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बोला, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग कैसे करते हैं,
देखो जिसको जो कर सकते हो करो, ठीक है। दोनों दोनों, ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, मतलब इसको एक्सपांड, अगर हम लोग एक्सपांड करते हैं, जो फिफ्थ टर्म होगा बिगिनिंग से और जो फिफ्थ टर्म होगा एंड से, ठीक है ना, उसका रेशियो गिवन है, उसका रेशियो चाहिए हमको। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ दिस बाइनोमियल फ्रॉम फॉर द फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ये क्या है भाई, जैसे कि a प्लस बी होल टू द पावर n होता ना, वही है, ठीक है। तो देख इसमें क्या बोला है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो अगर फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग यानी a5 को कैसे लिखते हैं, a4+1, जो भी वैल्यू है उसमें समथिंग +1, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं। अगर a7 होता है a6+1, a10 होता है a9+1, तो n कितना है, n होता है 10, तो बस उसको लिख लेते हो। NCR R कितना है, दिस इज योर R, a टू द पावर n माइनस आर 10 माइनस 4 यानी 6, b मतलब ये जो भी वैल्यू है, b टू द पावर क्या है भाई, r है, ठीक है ना। NCR a टू द पावर n माइनस आर b टू द पावर r यानी 10c4 2 टू द पावर 1/3 इंटू 6, पावर में मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आएगा, 1 के ऊपर जो भी वैल्यू है एज इट इज रहेगा, 2 टू द पावर 4 है और 3 टू द पावर 4/3, ऐसा है ना। तो कैंसिल करने से ये 2 स्क्वायर आएगा भाई, बस इसको लिख दो, जो भी है वैल्यू जैसा भी है लिख दो। तो 4 इंटू 3 टू द पावर 4/3, 2 स्क्वायर यानी 4, सही है ना। n माइनस आर बी टू द पावर r 1/2 टू द पावर 4 3 टू द पावर, ये पावर में आएगा 4/3, ठीक है, सही है, ओके। अच्छा, और दूसरा बात क्या है भाई, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। मैं एक काम करता हूँ, इसको साइड में लिख देता हूँ। फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या होता है, 10c4, अभी छोड़ो, वही है, दिस इज योर फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अगर होता है इरेज कर सकते हो क्या, उठाया, अभी देखो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड कैसे करते हैं, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड यानी n माइनस आर, n कौन सा होता है ये, n माइनस आर, r यानी ये 5 प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, यानी 10 माइनस 5 प्लस 2, 7 टर्म है ना, 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग मीन्स a7 चाहिए, क्लियर, मीन्स यू हैव टू फाइंड a7, सही है ना। सो a7 क्या होता है भाई, a7 क्या होता है, a6+1 होता है। सो a6+1 क्या होता है, NCR, अभी r क्या है, r होता है 6, a टू द पावर n माइनस आर यानी 4, b टू द पावर r है, r यानी कौन सा है वैल्यू, 6 है, ठीक है। सो 10c6 2 टू द पावर 4/3 1/2 टू द पावर 6 डॉट 3 टू द पावर 6/3 यानी 2, ऐसा है ना, सही है ना। अरे 6 दोनों के ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा तो 2 टू द पावर 6, इसके ऊपर 6 आएगा तो पावर मल्टीप्लाई ना, तो 1/3 इंटू 6 कितना होता है, स्क्वायर ही तो होता है, क्लियर ना। अभी देख मेरे को क्या चाहिए, इसका ये क्या है, ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है, ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड है, इनका रेशियो चाहिए, यू हैव टू फाइंड द रेशियो, ठीक है। और ना रे ठीक है, नहीं ओके। तो रेशियो क्या है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग मतलब ये 10c4, ठीक है, उसमें 4.3 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 10c6 2 टू द पावर
4/3 डिवाइडेड बाई 2⁶ डॉट 3 स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, लेकिन अभी प्रॉपर्टी नहीं बनाया, कॉम्बिनेशन में किया था तो अभी नहीं रिपीट करते, छोड़ो, बिना प्रॉपर्टी के करते हैं अभी। बस इसका वैल्यू सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, tan C4 क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी है। तो अभी एक बात समझो, प्रॉपर्टी डायरेक्ट ये इजी है। एक प्रॉपर्टी मैंने कॉम्बिनेशन में करवाया था कि NCR इक्वल्स टू NCn-r, याद है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में किया था, NCR इक्वल्स टू NCn-r। मतलब अगर तुम्हारे पास tan C2 है तो ये दोनों माइनस करने से कितना होता है, 8 होता है ना। ये किसके बराबर होता है, tan C8 के बराबर होता है। मतलब अगर तुम्हारे पास ये वैल्यू है तो ये इसके साथ इक्वल होता है। तो अभी देखो तो tan C4 ये माइनस करने से कितना होता है, 10 - 4 6 होता है ना। तो tan C6, तो tan C6 एंड tan C4 क्या होता है, इक्वल होगा। समझे ना? tan C4 अगर माइनस करते हो तो tan C यहाँ पर सफिक्स में कितना आता है, 6 आता है। तो tan C4 एंड tan C6 विल बी इक्वल। सो अगर ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हो आप लोग 4/3⁻1/3, इसमें ऑलरेडी वैल्यू है कितना है, 2⁴/3। ये चला जाएगा ऊपर 2⁶ डॉट 3 स्क्वायर। सही है? ओके। अभी बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आता है, सॉल्व किया तुमने? इसको सॉल्व करने से जो भी आंसर आएगा। एक काम करते हैं हम लोग, देखो तो बस ऑप्शन में थोड़ा अरेंज करना है। वो लोग क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन भी थोड़ा इजी दे देते हैं ना, ऑप्शन में थोड़ा इधर उधर घुमा के दे देते। ठीक है ना, वो एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है भाई, एक्सपोनेंट जो किए थे ना उसी का सॉल्व है। मतलब जैसे सॉल्व करते हो, एक बात देखो, 2⁶, अच्छा 4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वायर। ठीक है ना? अरे भाई ऐसे देखो ना, कहाँ पर लिखे, 2⁶ है, नीचे क्या है, 4 को हम लोग, इसको छोड़ो, 2 स्क्वायर है और 2⁴/3 है। 3 का टर्म को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 3 स्क्वायर 3⁻1/3। ठीक है ना? तो अभी देख, इसको कैसे कर सकते हैं, 6 नीचे में वैल्यू है तो -2 - 4/3 और 3⁻2 - 1/3 नीचे 1 लिख सकते हैं क्या? तो प्रॉपर्टी होता है जैसे कि एक्सपोनेंट का, बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाता है। 6 - 2 - 4/3 और 3⁻2 - 1/3। अभी इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से यहाँ पर कितना आएगा, 4। तो 4 - 4/3 यानी 4 - 4/3 8, 2⁻8/3। ठीक है, और 3⁻6 - 1 यानी 5/3, 5/3/1। ठीक है, क्लियर है? तो देखो आंसर तो यह तक खत्म है, लेकिन थोड़ा वो लोगों ने थोड़ा उसको अरेंज किया है, तो हम भी थोड़ा अरेंज कर देते हैं। कैसे करें अरेंज? टू स्क्वायर 2 - 1/3 ना, जो 2⁻, हाँ 3 का पावर गलती किया क्या, कौन सा? हाँ 4 था, किस में था? फोर बाई थ्री आता है इसमें। क्या था उसमें, मैंने तो इरेज कर दिया, देखना टर्म क्या था इसमें। 4/3 था, देखना कॉपी थे टर्म क्या था। इसमें 4/3 था और इसमें 3 स्क्वायर था, सही है। तो इसमें 4/3, इसमें 4/3 था और इसमें 3 स्क्वायर, सही है ना। ठीक है, सही है।
तो 3 स्क्वायर 4/3 2/3 आता है क्या? ठीक है, यही तो था। एक काम करता हूँ, रुको, इधर उधर हुआ क्या क्वेश्चन ही। 2 to the power 1/3, मेरा जो टर्म है टर्म तो इरेज कर दिया ना, तो इसलिए नहीं आ रहा है। 2 to the power 1/3 2 to the power 3 to the power 2/3। एक काम करते हैं, थोड़ा देखो सही है, इसको एक काम करता हूँ। 2 to the power 8/3 है ना, 2 to the power 8/3 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते क्या? क्यों बोलो तो, अगर सेम बेस है तो पावर अगर प्लस होता है ना, अगर पावर प्लस होता है ना 6 + 2 तो 8/3 आता है, होता है ना? 3 ऑफ थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा 3 to the power 2/3 है, 3 to the power 2/3 है, तो मैंने क्या किया, 2 to the power 8/3 को ब्रेक किया, क्या लिखा 2 square dot 2 to the power 2/3, बिकॉज if you add the powers 2 + 2/3 it will be 8/3। सो इसको क्या लिख सकते हैं 4 dot 2 to the power 2/3, तो यानी 4 dot 2 to the power 2/3 3 to the power 2/3, नीचे क्या है 1 है। क्लियर है? बुझो सर, मतलब 2 to the power 8/3 को 2 square dot 2 to the power 2/3 लिख सकते हैं ना। अगर तू इसका 2 + 2/3 करता है, गोरी नहीं, 2 + 2/3 करता है तो कितना होता है 8/3। सो अभी देख प्रॉपर्टी, इधर 4 है, इन दोनों में क्या कर सकते हैं भाई, इन दोनों में अगर पावर सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी था ना a to the power m into b to the power m, तो a into b होल टू द पावर m लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी। सो 2 into 3 क्या होता है 6 होता है, 6 to the power 2/3, नीचे क्या है 1 है, ठीक है ना। तो अगर 6 पावर 2 को देखो, तो अगर पावर 2 को हम लोग अंदर लेते हैं ना, तो ऐसा होगा ना 4 dot 6 square dot 1/3 पावर नीचे क्या है 1 है, यानी 4 dot 6 स्क्वायर यानी क्या होता है 36 to the power 1/3/1, यानी ये रेशियो क्या होगा आंसर 4 into 36 to the power 1/3:1, थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर। तो क्वेश्चन कब का खत्म था, बस इसको अरेंज करना था। क्वेश्चन इजी है, बस उसको अरेंजमेंट थोड़ा दिक्कत है। इसको मैंने क्या किया, वो इसको 8/3 को ब्रेक किया यहाँ पर, तो 2 square dot 2 to the power 2/3, 2 square यानी 4। अगर इन दोनों का पावर सेम होता है तो दोनों क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो 2 into 3 कितना है 6 है, तो यहाँ पर कितना होता है भाई, ऊपर में पावर 2/3 है ना, तो अगर 2 इधर देते पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है ना, तो 6 square to the power 1/3 भी लिख सकते हैं। 6 square कितना होता है 36। ये सब क्यों करना है, बस ऑप्शन मैच करना है, बाकी क्वेश्चन कब का खत्म था। क्लियर है प्रीतम, बुझली? इरेज कर सकते क्या, जल्दी करो जल्दी करो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो मिडल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, मिडल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन।
देखो मिडल टर्म क्या है, नाम में काफी है, मिडल टर्म जो भी है वो करना है, मतलब वो क्या होगा वो निकालना है, ठीक है ना, जो मिडल टर्म है वही निकालना है। सो मिडल टर्म जैसे कि, अच्छा लास्ट क्लास में जो करवाया था, किसी भी टर्म में और ना a प्लस बी होल टू द पावर n, टोटल टर्म्स कितना होता है n प्लस 1 टर्म। अगर ऊपर में पावर 5 है तो टोटल टर्म कितना होता है 6 होता है। अगर पावर में 10 है टोटल टर्म कितना होता है 11, एक ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये क्यों जरूरी है देखो तो, मिडिल टर्म क्या होता है भाई, मिडिल टर्म यानी जैसे कि मानो a प्लस बी होल टू द पावर n है, सो योर दिस n कैन बी आइदर इवन और आइदर ऑड हो सकता है या फिर इवन हो सकता है। अगर इवन होता है, अगर ये वैल्यू इवन होता है, जैसे कि इधर एग्जांपल में ले लेते हो a प्लस बी होल टू द पावर 4, इसमें टोटल टर्म्स कितना होता है भाई, टोटल टर्म्स 5 होता है, ठीक है। इसमें भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, a प्लस बी होल टू द पावर 7 है, ठीक है, a प्लस बी होल टू द पावर 7 है, इसमें टोटल टर्म्स कितना होता है, एक ज्यादा होता है यानी 8 होता है। तो थोड़ा बेसिक्स तो हम लोग को पता है, स्टैटिस्टिक्स हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े थे कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो मिडिल टर्म कितना होता है भाई, फॉर्मूला याद है, अरे 1 2 3 4 5, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, ये वाला मिडिल होगा ना। मतलब अगर टोटल टर्म्स अगर ऑड होता है, इधर 5 है तो मिडिल टर्म कौन सा कितना आएगा, एक ही टर्म आएगा। और इसमें क्या होता है, अगर 8 टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मिडिल टर्म कौन सा होता है, ये दोनों टर्म मिडिल में आता है। तो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ये भी मिडिल टर्म हो सकता है, ये भी मिडिल टर्म हो सकता है, सही है ना, जो स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़े थे आप लोग। तो अभी देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसमें कितना टर्म्स होगा, इसमें 2 मिडिल टर्म्स आएगा, कितना मिडिल टर्म्स आएगा, 2 मिडिल टर्म्स, 2 मिडिल टर्म्स, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ओनली 1 मिडिल टर्म आएगा, ओनली 1 मिडिल टर्म आएगा, ठीक है। सो ओनली 1 मिडिल टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसमें जो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होगा, मिडिल टर्म क्या होगा, n प्लस 2 बाई 2th टर्म, n प्लस 2 बाई 2th टर्म, ठीक है। और इसमें जो मिडिल टर्म्स आएगा वो क्या होगा, n प्लस 1 बाई 2th टर्म, 2 टर्म्स आता है ना, एक होगा n प्लस 1 बाई 2th टर्म एंड द अदर वन विल बी n प्लस 3 बाई 2th टर्म, सिंपल। बस वो टर्म चाहिए हम लोगों को, जो भी टर्म होगा वो कर सकते हो, समझे। क्योंकि इसमें और इवन नंबर ऑफ टर्म्स होता है, n का वैल्यू अगर इवन है, n का वैल्यू अगर इवन है तो देखो इसमें देखो इवन है तो टोटल टर्म्स कितना होगा 5 होगा, तो n प्लस 2 बाई 2th टर्म याद कैसे रखोगे, अगर n का वैल्यू इवन है तो n प्लस 2 बाई 2th टर्म, यहाँ पर इवन वैल्यू आ रहा है 2। अगर n का वैल्यू ऑड है तो इसमें दोनों पोजीशन में कौन सा आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, 1 और 3, सिंपल है। अभी टोटल टर्म्स कितना आता है वो छोड़ो, कैसे याद रखोगे, ऑड आएगा तो 2 वैल्यू आता है 1 and 3, n प्लस 1 n प्लस 3 बाई 2th टर्म जो भी है। अगर इवन आता है तो इवन वैल्यू दैट इज 2, यहाँ पर 2 आता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जैसे कि एक बेसिक क्वेश्चन है एक बेसिक क्वेश्चन देखो, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन 3x माइनस, इसमें वो टर्म्स निकालना है बस, 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 6, 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 होल टू द पावर 7, होल टू द पावर 7, 3x माइनस एक्स टू द पावर 6, सॉरी एक्स क्यूब बाई 6, हाँ, होल टू द पावर 7, ठीक है।
तो इसमें जब बस फॉर्मूला लगा दो, इसमें मिडल टर्म चाहिए। पावर कितना है? ऑड। एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू 7 है। अगर 7 होता है तो टोटल मिडल टर्म्स कितने होते हैं? बोल भाई। हाँ, 2 मिडल टर्म्स होता है। तो क्या होगा मिडल टर्म्स? क्या क्या होगा? एक होगा 7 + 1/2 टर्म यानी 8/2 यानी फोर्थ टर्म। दूसरा क्या होता है? 7 + 3/2 टर्म, ठीक है, यानी 10/2 यानी फिफ्थ टर्म। कॉन्जिक्यूटिव होता है, सही है ना? बस हमको ये फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म चाहिए, वही काफी है। कैन आई इरेज दिस पार्ट? यू हैव टू फाइंड द फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। ओके, तो फोर्थ टर्म कैसे होगा? फोर्थ टर्म कैसे होगा? फोर्थ टर्म यानी कैसा है? A4 यानी क्या है? A3 + 1। तो इसमें R का वैल्यू कितना है भाई? R का वैल्यू 3 है। N का वैल्यू कितना है? 7 है, सही है? सो फॉर्मूला लगा दो, NCR A⁻n - R 7 - 3 यानी कितना है? 4। B यानी माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा, B⁻R। बस इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर है वो लिख दो। सुरजीत भाई समझ आ रहा है? नींद आ रहा है? चाय चाहिए? A⁻n - R B⁻R। अभी देखो फिफ्थ टर्म क्या है? A4 + 1। इसमें n कितना है? n 7 ही है। ओवरऑल पावर R कितना है? 4 ही है। बस इसमें 7C4 A⁻n - R यानी 3 B⁻R यानी 4। वो घर में कर लेना कैलकुलेशन, बस कैलकुलेट करना है, अभी छोड़ो, हम लोग क्वेश्चन में फोकस करेंगे ज़्यादा। समझे ना? मिडिल टर्म कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है? ऑड के लिए क्या होगा? एन का वैल्यू ऑड होगा तो क्या होगा? इवन होगा तो क्या होगा? कैसे करते हैं, बस वो जानना है। और बाकी जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है वही लगा दो। नेक्स्ट लिखो एक क्वेश्चन। देखो तो जनरल टर्म का होता है ना, उसमें कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो कभी कभी इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन दे देते हैं वो लोग भी, ठीक है? स्कूल एग्जाम बोलो या फिर मेंस बोलो, कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन। कोफिशिएंट क्या होता है? जो भी वेरिएबल होगा उसके साथ जो भी कांस्टेंट या फिर मानो कि इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन जो भी वैल्यू आएगा, घर ही नहीं है मैंने खोल दिया, ठीक है? जो भी वैल्यू आएगा। तो देखो एक क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁻6, द कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁻6, इसमें एक मिनट, कोफिशिएंट the coefficient of x⁻⁻6 in the expansion (4x plus 5/2 x square whole to the power 9). इसमें क्या करना है?
कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए किसका, ऑफ x टू द पावर -6 का। ये जो लास्ट जो करवाया था आप लोगों को इंडिपेंडेंट और कांस्टेंट टर्म, देखो एक बात, जो भी टॉपिक करवाता हूँ ना लास्ट में मैं हर एक टॉपिक मार्क्स करके मिसलेनियस क्वेश्चन सब करवाऊंगा, टेंशन मत लो। सो जो लास्ट करवाया था उस दिन कांस्टेंट टर्म या फिर इंडिपेंडेंट टर्म या फिर बोलो इंडिपेंडेंट ऑफ x या फिर फ्री फ्रॉम x, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज है। लास्ट 2 क्वेश्चन करवाया था, आप लोग देख लेना बेसिक, और भी आगे करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट सेम ही है। उसी का थोड़ा बहुत इधर उधर है जो कोफिशिएंट का क्वेश्चंस, ठीक है। किसका कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -6 चाहिए। तुमको पता है कि कौन सा टर्म का कोफिशिएंट x टू द पावर -6 आएगा, पता है? अगर नहीं पता है, जैसे एपी में करते थे, अगर कोई भी टर्म पता नहीं है तो हम लोग क्या करते थे, लेट द nth टर्म बी समथिंग, जो भी है करते थे ना, लेट द nth टर्म बी समथिंग, उठती नहीं। तो इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -6, यानी भाई लेट द, उसमें nth टर्म करते थे, इसमें क्या करना है, r+1th टर्म लिखना है। जनरल टर्म को क्या लिखना है, r+1th टर्म, ठीक है। इतना लिखने का जरूरत नहीं, बस फर्स्ट क्लास मतलब सेकंड क्लास है इसलिए मैं लिख रहा हूं, समझो। लेट द r+1th टर्म्स कोफिशिएंट बी x टू द पावर -6। जो भी r+1th टर्म होगा उसमें उसका कोफिशिएंट x टू द पावर -6 आएगा, सही है। सो देखो भाई, इसमें r+1th टर्म यानी क्या होगा, n क्या है, जो जनरल फॉर्मूला होता है वही आता है। क्या होता है, NCR a टू द पावर n - r b टू द पावर r, NCR a टू द पावर n - r b टू द पावर r। सो a कौन सा है भाई, n कितना है, n होता है 9, r ही रहेगा, r का वैल्यू चाहिए, a यानी ये वाला वैल्यू, a टू द पावर n - r, b टू द पावर, इसको इरेज कर देते हो, a टू द पावर n - r, b टू द पावर r, यानी 5/2x² होल टू द पावर r, सही है। NCR a टू द पावर n - r, b टू द पावर, जो कांस्टेंट टर्म में किया था, उसमें क्या था, जो कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब इसमें कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन में भी सेम ही अप्रोच है। जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म यानी x को, वेरिएबल को छोड़ के जो भी कांस्टेंट टर्म आता है उसको एक साथ रखो और वेरिएबल को एक साथ रखो। क्या हुआ, थोड़ी आशीष करिए किससे, तो बस ना, मतलब अगर कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, x का टर्म जो भी है एक साथ रखो, बाकी जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ रखो, सिंपल सी बात है। देखो फिर से, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 9CR वो भी कांस्टेंट होता है। यहाँ पर 4/5 पावर में कितने है भाई, 9 - r, यहाँ पर 5/2 पावर में कितने है भाई, r। वेरिएबल कौन सा है, x टू द पावर 9 - r, इसमें क्या कौन सा है, x² पावर में कितना है, r। ये समझे आप लोग, मेरे को कैसे पता रे, या तो सेम कॉन्सेप्ट है ना, वो लास्ट जो करवाया था। ए टू द मतलब जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसमें देखो, इसमें कोई भी x का टर्म नहीं है। x का टर्म कौन सा है, 9 - r, x टू द पावर 2r, सही है यहाँ तक, हाँ। तो अभी देख, इसको जैसा है ऐसे रहने दे, इसको जैसा है जो भी है वो ऐसा रहने दे। इसको क्या कर सकते हैं, देख जो वेरिएबल है उसको थोड़ा खेलना है, इसको लेके क्या करना है, x टू द पावर, देखो तो ये दोनों क्या होता है, पावर में मल्टीप्लाई होता है ना, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x टू द पावर 2r होगा, x टू द पावर 2r होगा। इन दोनों में डिवीजन फॉर्म में है, बेस में x है तो पावर में क्या होता है, माइनस होता है ना, तो 9 - r - 2r, क्या होता है, 9 - r - 2r, यानी 9 - 3r होता है ना,
9 माइनस आर माइनस 2r यानी 9 माइनस 3r। सो अभी देख इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू -6 होना चाहिए, क्योंकि मैंने r प्लस 1 टर्म लिया था जिसका कोफिशिएंट x टू द पावर -6 आएगा, और ये r प्लस 1 टर्म है। जो लास्ट क्लास करवाया था कांस्टेंट टर्म और इंडिपेंडेंट टर्म, उसमें क्या किया था, इसका वैल्यू 0 किया था, क्योंकि x नहीं रहेगा। x क्यों नहीं रहेगा, इसमें जो पावर का वैल्यू है वो 0 होता है। किसमें, जो कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट टर्म है, वही कॉन्सेप्ट है। उसमें 0 किया था, कांस्टेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म या फिर फ्री फ्रॉम x। अभी x टू द पावर -6 का कोफिशिएंट चाहिए, यानी जो 9 माइनस 3r होगा इसका वैल्यू कितना होगा, जो भी इधर है कितना है -6। तो इसमें r का वैल्यू कितना होगा भाई, 3r का वैल्यू 15 यानी r का वैल्यू 5 है। समझे, हाँ समझे, जो भी वैल्यू है वो लिख लिया मैंने। अभी देख बस r का वैल्यू इसमें पुट कर दे। r का वैल्यू अगर 5 पुट करते हो, r का वैल्यू अगर 5 पुट करते हो, देखो तो इसमें अगर r का वैल्यू 5 पुट करते हो, 9 माइनस 3 5 15 यानी कितना होता है -6। r का वैल्यू कितना होता है -6, x टू द पावर -6 से आएगा ना, ठीक है ना। तो जो कोफिशिएंट होगा दिस इज योर कोफिशिएंट। तो क्या होगा भाई, 9c r कितना है 5, 4/5 होल टू द पावर 9 माइनस r 9 माइनस 5, 5/2 होल टू द पावर r कितना है 5 है। बस इसको सॉल्व करो, 9c 5 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल। इसमें कितना आता है भाई 4 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 5, ठीक है ना। कितना आया आंसर, सॉल्व करने से 5040, ठीक है, सॉल्व करने से 5040। सॉल्व तो कर सकते हो ना, वो तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग से। निरंजन दा सॉल्व होगा क्या आपसे, हाँ श्योर 100% गारंटी। 5040 आंसर, डाउट है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। उठाओ जल्दी उठाओ। सुबह सुबह इतना नींद क्यों आता है, मेरा तो नहीं आ रहा है। और निशा कुछ तो दोहरा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, लेट द सम ऑफ द कोफिशिएंट of the first 3 terms in the expansion। क्या बोला, let the sum of the, मैं मेन चीज लिख दो, sum of coefficient of first 3 terms in the expansion। expansion क्या है, x माइनस 3/x² होल टू द पावर n प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल्स टू 0, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। x माइनस 3/x² होल टू द पावर n, ठीक है। b 376, then coefficient of x to the power 4 is dash। integer type question, coefficient of x to the power 4 is dash।
ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या होता है भाई, इसमें जो कोफिशिएंट था क्या था, x को छोड़ के जो कांस्टेंट टर्म होता है। कोफिशिएंट मतलब जो कांस्टेंट टर्म होता है x को छोड़ के, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन और जो भी कांस्टेंट वैल्यू है। सही है। सो भाई और बहनों, नींद से उठो, देखो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होता है भाई, इसका जो पहला फर्स्ट थ्री टर्म्स आएगा उसका कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो क्या, छोड़ो डायरेक्ट रहने दो। तो फर्स्ट टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा भाई, फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसका 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 फर्स्ट टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म a1। a1 कैसे लिखते हैं, a0 + 1। ठीक है भाई लोग, तो कितना होता है n, n तो n ही है, n तो n गिवन नहीं है क्या, एक मिनट रुको, नहीं भाई n तो गिवन नहीं है, n का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो, सो फर्स्ट टर्म पहले समझो, सम ऑफ कोफिशिएंट यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट थ्री टर्म चाहिए, मतलब a1 चाहिए, a2 चाहिए, a3 चाहिए। a1 मतलब हम लोग क्या करते हैं, सुरजीत क्या हुआ, जो भी वैल्यू है +1 लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, 0 + 1 यानी 1 ही होता है। ठीक है ना, तो r का वैल्यू कितना है भाई, 0। कितना है, तो n कितना है, n तो n ही है, NCR, r यानी 0, a टू द पावर n - r, b टू द पावर r। अभी देख, मेरे को बस कोफिशिएंट से लेना देना है, क्योंकि वो लोगों ने क्या बोला है, सम ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है ना, तो x का टर्म को छोड़ दे, जो भी x का टर्म है उसको इग्नोर कर, तो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको लिख। मेरे को कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट यानी x के टर्म के साथ जो भी वैल्यू आएगा। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा, NC0, x टू द पावर समथिंग, कोई कांस्टेंट टर्म है इसमें, नहीं है ना, तो वो नहीं आएगा, ये x का टर्म है। अच्छा, टू द पावर 0, ये वैल्यू क्या होगा, 1 ही तो हो जाएगा, एनीथिंग टू द पावर 0 जो भी है इधर 1 ही तो हो जाएगा। तो इसमें कोफिशिएंट कितना होगा, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना होगा, NC0। NC0 का वैल्यू कितना होता है, 1। सही है क्या, है हमने सही से। अरे भाई कोफिशिएंट मतलब जो x के साथ है, तो x के साथ ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और इसमें टू द पावर 0 यानी कितना होगा, ये 1 ही तो होगा ना। तो कोफिशिएंट कितना होगा, NC0। NC0 का वैल्यू 1 है, फॉर्मूला दिया था। अरे भाई n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n - 0 यानी n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, सो कैंसिल करने से 1 ही तो आएगा ना। सही है। तो a2 यानी कितना है, 1 + 1। r का वैल्यू कितना है भाई, 1 ही है, r का वैल्यू 1 ही है, यानी NC1 a टू द पावर n - r b टू द पावर। देख इतना आगे जाके देख, नहीं है x का टर्म लिखने का जरूरत भी नहीं है, मुझे पता है x का टर्म लिखने का जरूरत नहीं है, बस आप लोग समझो, आगे भी क्वेश्चन करेंगे तो उसका जो x का टर्म लिखेंगे ही नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो। सो NC1 a टू द पावर n - 1 b टू द पावर r यानी कितना है, 1 है। तो मेरे को कांस्टेंट टर्म चाहिए, मतलब कोफिशिएंट चाहिए ना, तो x के टर्म को छोड़ो, ये x का टर्म है ना, ये x का टर्म है ना, x का टर्म को छोड़ दे, मेरे को क्या चाहिए, बस कोफिशिएंट चाहिए, क्योंकि उसमें बोला है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो कोफी क्या होगा इसमें, NC1, ये आएगा, ये नहीं आएगा, x² का टर्म भी नहीं आएगा, बस क्या आएगा, -3 टू द पावर 1, यानी NC1 का वैल्यू कितना होता है, NC1 का वैल्यू n होता है, PNC में करवाया था भाई, NC1 का वैल्यू n होता है, सो -3n होगा। यहाँ तक समझे, हाँ श्योर। a3 यानी कितना होगा, a2 + 1, यानी r का वैल्यू कितना है, 2 है, यानी NC2 a टू द पावर n - r b टू द पावर
आर कितना है 2 है। सो इसमें भी कोफिशिएंट से मतलब है भाई, x को छोड़ो तो कितना है NC2 a टू द, इसको इसमें x है तो नहीं आएगा, -3² आएगा, -3² आएगा। और ये वाला लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को कोफिशिएंट से मतलब है। NC2 का वैल्यू कितना है? NC2 कितना होता है n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, -3² यानी 9 है, ठीक है ना। सो n फैक्टोरियल उसका वैल्यू देखो n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9 है, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 2 ही है, और n-2 फैक्टोरियल, मतलब ये दोनों कैंसिल करने के बाद कितना रहेगा, इसमें कितना रहेगा भाई 9/2 रहेगा यहाँ पर, और ऊपर में कितना रहेगा n इंटू n-1, सही है, ठीक है, श्योर। इरेज करता हो, एक मिनट रुक। तो देखो क्या है भाई, इसमें जितने भी कोफिशिएंट है सबका साम करने से, अच्छा ये सही है ना एलिना, ये ठीक है से नहीं, कैलकुलेशन सही है ना, मैच करना आर को ये करने से भी वही सेम ही आंसर आएगा। एन का वैल्यू तो चाहिए ना, अरे तू स्टेप छोड़, मैंने बोला फाइनल आंसर। तभी देख इन तीनों का साम करने से कितना होता है, ये साम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, तो फर्स्ट 3 टर्म्स का कोफिशिएंट ये और ये, यानी अगर तुम प्लस करते हो 1 प्लस -3n प्लस 9n इंटू n-1/2 इक्वल्स टू 376। सो 1 इधर जाएगा तो 375, सो एलसीएम कर दो, -6n प्लस 9n इंटू n-1, सही है, हाँ इसको ब्रेक कर दे, 9n² माइनस प्लस से माइनस से -9n, ये देख 9n² प्लस से माइनस से -9n, इसमें -6n, यानी कितना होता है -15n, सही है क्या, 9n² -9n -6n यानी -15n, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होता है 750 ना, 750 अगर इधर आता है तो -750, समझे ना। अरे भाई सॉल्व करना है, खुद से दिमाग लगाओ ना, मेरा कैलकुलेशन क्यों देखते हो। कॉमन जा सकते हैं क्या 7, हाँ 3 कॉमन ले सकते हैं, 3n² तो -5n, 3 to 6 7, 3 5 15, ओके। यू हैव टू मिडिल टर्म इट, मिडिल टर्म करने से n का वैल्यू कितना आता है, कितना आता है 2 वैल्यू आएगा, कितना आता है देखो तो n-10, एक होता है n-10 और दूसरा होगा 3n + 25, ऐसा आएगा। इफ यू डू मिडल टर्म इट विल बी लाइक दिस। सो अच्छा ऊपर में मैंने बोला था ना n का वैल्यू जो भी है नेचुरल नंबर है, कहा था कि नहीं भाई n का वैल्यू नेचुरल नंबर है और वो भी मेंशन भी है। सो यानी इसका वैल्यू अगर 0 करते हो सो यानी n का वैल्यू कितना है 10 है, लेकिन ये तो n नॉट इक्वल्स टू -25/3 नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर है, सॉर्टेड है भाई। तो ये जो साम कोफिशिएंट है वो क्या किया हमको, बस उसमें n का वैल्यू सॉल्व किया। अभी कोफिशिएंट का पारी है। नाउ यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट। आदित्य वर्सेस कोफिशिएंट कर। नहीं उठाया तूने तो क्या कर रहा है भाई। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 करो, जिसका हो गया n का देवश्री, n का वैल्यू कितना है तेरा 10 है ना,
तो x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, r प्लस 1 एट टर्म विल बी कोफिशिएंट कितना, x टू द पावर 4 कॉर्ड x टू द पावर 4 किसका कोफिशिएंट होगा, r प्लस 1 एट टर्म का, जो लास्ट क्वेश्चन किया था ना उसी का रिलेटेड है। बाकी D2 सेम है, लास्ट जो किया था ना, n का वैल्यू 10 है ना इधर। अभी देख n का वैल्यू 10 है, 10 यानी ये क्या होगा, x माइनस 3/x² होल टू द पावर 10 होगा। अभी किसका कोफिशिएंट x टू द पावर 4 है, मैं मानता हूं कि r प्लस 1 है टर्म जो भी है उसका कोफिशिएंट, r प्लस 1 है टर्म जो भी है उसका कोफिशिएंट x टू द पावर 4 है। तो r प्लस 1 एट टर्म कितना होगा, थोड़ा धीरे कर, r प्लस 1 एट टर्म का कोफिशिएंट x टू द पावर 4 होगा, यानी 10 CR जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था D2 सेम है। n का वैल्यू 10 है, किसका कोफिशिएंट x टू द पावर 4 होगा, मैं मानता हूं कि r प्लस 1 एट टर्म का कोफिशिएंट x टू द पावर 4 होगा, सेम अप्रोच। तो यानी कितना है 10 CR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r, NCR n यानी 10 है, a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। तो कोफिशिएंट, मेरे को कोफिशिएंट चाहिए ना, देख कॉन्सेप्ट क्या है, x के टर्म को एक साथ रखो, कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करो, वही कॉन्सेप्ट है। यू हैव टू कीप द कांस्टेंट टर्म इन वन साइड एंड जो भी x का टर्म है वो एक साइड रखो। तो कांस्टेंट टर्म कितना है भाई 10 CR, इसमें कांस्टेंट टर्म कितना होगा -3 टू द पावर r। अभी देख वेरिएबल कौन सा है, x टू द पावर 10 माइनस r x टू द x स्क्वायर टू द पावर r, सेम ही तो कॉन्सेप्ट है ना, है आंसर आया कितना आया 405, वेरी गुड। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये होता है ये देख -3 टू द पावर r है, और इसको अगर एक साथ लिखते हैं तो कितना लिखेंगे, x टू द पावर 2r लिखेंगे। कितना लिखेंगे, x टू द पावर 2r। अभी देख x के पावर में 10 माइनस, सेम कॉन्सेप्ट 10 माइनस r माइनस 2r, 10 माइनस r माइनस 2r यानी कितना है 10 माइनस 3r। अभी देख दिस इज योर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जो x के साथ होता है, x के टर्म के साथ होता है। कोफिशिएंट अगर बोलते हैं तो क्या होगा, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू है, x हो सकता है, y हो सकता है, जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो भी है वो कोफिशिएंट है, इसका वैल्यू चाहिए। अभी देख इसमें कोफिशिएंट कितना है, x टू द पावर 4 है ना, x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट, यानी इसका वैल्यू यानी 10 माइनस 3r का वैल्यू किसके बराबर होगा, 4 के बराबर, क्योंकि इधर कितना है 4 है। तो यानी 3r का वैल्यू 6 है, यानी r का वैल्यू कितना है 2 है। क्लियर, सॉर्टेड। तो वैल्यू चाहिए तो 10c2 माइनस 3 टू द पावर 2, 10c2 का वैल्यू कितना है, 45, 10c2 का वैल्यू माइनस 3 स्क्वायर यानी 9, 405 आंसर। कितना आंसर है 405। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन जो किया था सेम यहां से किया था, जो इधर थोड़ा डिफरेंस है, कितना है, इधर n गिवन नहीं है, वी हैव टू फाइंड द n। सो n के लिए जो पहला वाला कंडीशन है वो सम ऑफ कोफिशिएंट वही है। इतना टाइम नहीं लगता, अगर समझते हो ना तो जल्दी जल्दी आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। ये कोफिशिएंट के एक और क्वेश्चन करता हूं, उसके बाद मैं बाइनोमियल प्रॉपर्टीज जो कोफिशिएंट का होता है वो देखेंगे। देखो इरेज कर देते हो क्या सुरजीत, जल्दी कर।
क्वेश्चन का पार्ट इरेज करता हूँ। जिसका हो गया देखो क्वेश्चन लिखो। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 9 in if the coefficient of x to the power 9 in alpha x cube plus 1 by beta x to the power 11, if the coefficient of x to the power 9 in alpha x cube plus 1 by beta x to the power 11 and coefficient of x to the power minus 9 in and coefficient of x to the power minus 9 in alpha x one by beta x cube in alpha x 1 by beta x cube to the power 11 r equal ठीक है, then alpha beta whole square is equal to वो रिसेंट 2023 का एक PIQ है, मेंस में आया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन तुम किसी भी बोर्ड्स के बुक्स में ले लो, RD RS में भी मिल सकता है शायद। x to the power n in alpha x cube by 1 by beta x coefficient of x to the power minus 9 थोड़ा ठीक से लिखो। सो इन दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। इन दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। ठीक है, अभी देख कैसे कॉन्सेप्ट लगाते हैं, पूरा स्टेप्स लिखना है क्या। अभी देख कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी टर्म का कोफिशिएंट अगर मानता है ना x टू द पावर 9, किसका कोफिशिएंट होता है, r+1 टर्म का। इतना क्वेश्चन किया तो वो तो समझते हैं ना, ये किसका कोफिशिएंट होता है मैम, हम क्या मानते हैं, r+1 टर्म का। तो इसमें r+1 टर्म कितना होगा, इसमें r+1 टर्म कितना होगा, x टू द पावर 9 के लिए पहले देखते हैं। ठीक है, x टू द पावर 9 का कोफिशिएंट पहले देखते हैं। ठीक है, सो इसमें r+1 टर्म कितना होगा, अगर r+1 टर्म मानता है ना तो 11CR a टू द पावर n माइनस r यानी 11 माइनस r b टू द पावर r। अभी देख मैं एक बात बोलता हूँ, मेरे को कोफिशिएंट से मतलब है, कोफिशिएंट यानी क्या होता है, जो x को छोड़ के जो भी वैल्यू आता है, समझे निरंजन। कोफिशिएंट यानी क्या होता है भाई, x को छोड़ के जो भी वैल्यू आता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। सही है, अभी तक x को छोड़ के, मेरे को कोफिशिएंट से मतलब है, कोफिशिएंट। अच्छा एक थोड़ा बहुत एनसी कर देता हूँ क्योंकि मेरे को तो इसमें 9 भी लाना है ना। तो देख 11CR कांस्टेंट टर्म को सेपरेट कर दे, 11 अल्फा टू द पावर 11 माइनस r 1 टू द पावर 11 यानी 1 ही होता है। अल्फा टू द पावर 11 माइनस r, x के टर्म कितना है, इधर x क्यूब है, ऊपर में कितना है भाई 11 माइनस r है, नीचे कितना है, एक और बात है बीटा भी कांस्टेंट है, बीटा टू द पावर 11 और x के नीचे कितना है 11। समझे, फिर से देख 11CR अल्फा टू द पावर 11 माइनस r लिख दिया, बीटा टू द पावर 11 लिख दिया, x टू द पावर 11 नीचे आएगा, x क्यूब टू द पावर 11 माइनस r इधर है, मतलब जो वेरिएबल है वो एक साथ रख दिया। सही है, श्योर, ओके। नेहा नहीं समझा कौन सा पार्ट, इसमें देखना कांस्टेंट टर्म कितना होगा, 11CR कांस्टेंट है, अल्फा टू द पावर 11 माइनस r कांस्टेंट है। क्वेश्चन भरा है, ऐसा तो नहीं है ना सबको ब्रेक करके हम लोग करेंगे।
अल्फा टू द पावर 11 माइनस आर एक साथ है, बीटा टू द पावर 11 कांस्टेंट है एक साथ है, तो वेरिएबल कौन सा होगा? एक्स क्यूब, उसके पावर में कितना है? 11 माइनस आर, सही है। एक्स है, पावर में कितना है? 11, ठीक है। देवर्षी कुछ जो शुद्ध 1 ना ये मारूं, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सो देख इसमें 11 सी आर अल्फा टू द पावर 11 माइनस आर बीटा टू द पावर 11, एक्स को क्या कर सकते हैं भाई? देख तो इसमें पावर में क्या होता है? पावर में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। सो पावर में मल्टीप्लाई होता है 3 इंटू 11 माइनस आर, 3 इंटू 11 33 माइनस 3 आर, नीचे क्या है? एक्स टू द पावर 11 है। पावर में मल्टीप्लाई होता है 33 माइनस 3 आर, नीचे एक्स टू द पावर 11, यानी एक्स टू द पावर 33 माइनस 3 आर माइनस 11 कितना होता है? 22 माइनस 3 आर, यानी एक्स टू द पावर 22 माइनस 3 आर, सही है? हाँ अभी देख ये जो किसका कोफिशिएंट मैंने माना था? एक्स टू द पावर 9 का, तो कॉन्सेप्ट वही है। ये किसके बराबर होगा? 22 माइनस 3 आर। हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखूं सुरजीत? ये किसका कोफिशिएंट है? एक्स टू द पावर 9 का, तो ये जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा? 9 के बराबर। क्या 22 माइनस 3 आर है ना, वो किसके बराबर होगा भाई? तो एक्स टू द पावर, इसके तो कोफिशिएंट माना था ना, तो 9 के बराबर। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम 3 आर यानी कितना है? तो की रे 30, क्या हुआ? देख कैलकुलेशन, 23। कैंसिल तो होना चाहिए ना आर का वैल्यू। मैथ्स करना कितना है यार? अरे भाई हाँ, अरे 4 कैसे? अरे सॉरी, सो सॉरी, इसमें आर होना चाहिए, आर मैंने 11 लिख दिया। क्या देखते हो? एनसीआर ही टू द पावर एन माइनस, मैं भी तो इंसान हूं ना, गलती होता है तो बोलो ना। बी टू द पावर आर, तो आर इसमें क्या होगा? आर होगा, सो सॉरी, बीटा टू द पावर आर और एक्स टू द पावर आर। बीटा टू द पावर आर इसमें कितना होगा? तो 33 माइनस 3 आर, नीचे आर होगा, इधर कितना होगा? आर होगा, ठीक है ना, यानी 33 माइनस 4 आर, ठीक है ना। तो 33 माइनस 4 आर यानी 9, यानी 4 आर का वैल्यू कितना है? कितना है लेना? 24, ठीक है ना। इसमें कितना होगा? इसका वैल्यू होगा 33 माइनस 4 आर। गलती ये किया था, उसमें 8 ना लिख के 11 लिख दिया था, ठीक है ना। तो अभी इसका वैल्यू 33 माइनस 4 आर का वैल्यू 9 होना चाहिए, यानी 4 आर का वैल्यू 24, यानी आर का वैल्यू 6 है। आर का वैल्यू 6 है, तो कोफिशिएंट ये वाला कोफिशिएंट होगा, ये वाला कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट कितना होता है? कोफिशिएंट कितना होता है? एक्स टू द पावर 9 का कोफिशिएंट 11c 6, अल्फा टू द पावर 11 माइनस 6, बीटा टू द पावर 6, यानी क्या होगा? 11c 6, अल्फा टू द पावर 5, बीटा टू द पावर 6, ठीक है ना। हाँ उठा, जल्दी उठा, जल्दी कर। नेक्स्ट देखो, एक्स टू द पावर -9, एक्स टू द पावर -9 का कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये होता है क्या भाई? ये होता है एक्स टू द पावर 9 का कोफिशिएंट, एक्स टू द पावर 9 का कोफिशिएंट, ठीक है। अभी देख इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक्स टू द पावर -9,
तुम दूसरे कॉपी में करना। मैं इसको क्या करता हूँ, के टर्म मान लेता हूँ, इसमें के लगा देता हूँ, बस सही है। इसमें क्या है, सेम कॉन्सेप्ट, इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है। कॉन्सेप्ट सेम है भाई, कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस इसको के मानना है। मतलब किसका कोफिशिएंट -9 होगा, केथ टर्म मतलब ऐसा k + 1 टर्म, ऐसा कुछ टर्म होगा। वो r था ना, ये दूसरा टर्म है होगा ना, ये x⁻⁻ का कोफिशिएंट बोला है ना, कोई दूसरा टर्म होगा ना, तो तुम लोग k + 1 टर्म मान सकते हो। अगर थोड़ा बहुत प्रो हो जाते हो ना, तो डायरेक्ट तुम क्या कर सकते हो, ये इक्वल्स टू -9 लिख देते। किसमें है, अरे इसका बोला, इसका इक्वेशन तो सेम ही है ना। अच्छा छोड़, मैं देखता हूँ, छोड़। मैं क्या बोलना चाहता हूँ अभी देख लेना। मैंने देख, अभी इसमें क्या होता है, x⁻33 - 3k, नीचे क्या होता है k, ठीक है। k होगा क्या इसमें, तो x³ कहाँ पर लिखा है इसमें, और ये दूसरा टर्म है ना। मैंने इसको सोचा था, इसको देख, इसमें क्या है α(x), बस इसमें चेंज कर दे। नहीं, मैंने सोचा था एक ही टर्म है, इसको नहीं देखा था, ठीक है, सही है। मतलब ये क्या है, a है, a⁻n-r, b कितना होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। a⁻n-r, b⁻r, वो होता अगर वो सेम एक्सपेंशन देता, सेम बाइनोमियल देता। अगर सेम बाइनोमियल देता तो सही होता, ठीक है। सो α⁻11 - k, ठीक है, इसमें माइनस है ना, तो माइनस को इसमें दे दे, -β⁻k, जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा उसके साथ माइनस दे देना। इसमें क्या होता है, x⁻11 - k, नीचे कितना है, नीचे है x³ है, ऊपर में कितना है, k है, ठीक है। तो अभी देखो 11CR α⁻11 - k, नीचे क्या होगा, -β⁻k। इसका थोड़ा देख लो, ऊपर में क्या होगा, 11 - k, यहाँ पर क्या होगा भाई, 3k अगर इधर आता है तो -3k, ऐसा होगा ना, समझा ना। तो 11 - k माइनस मतलब x⁻ -4k। अभी देख 11 - 4k, 11 - 4k किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट किसके बराबर है, -9 के बराबर, तो -9 है। यानी 4k का वैल्यू 20, यानी k का वैल्यू कितना है, 5 आया क्या। मैं जो कर रहा था वो मैंने सोचा था एक ही टर्म है, इसको नहीं देखा था, सॉरी। सो उसका क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट है, a⁻n-r b⁻r, बस r के जगह k लिख दिया क्योंकि वो दूसरा टर्म है, क्योंकि इसका x⁻−9 का कोफिशिएंट है। अभी देख इसमें क्या होता है, x⁻, सिंप्लीफाई करने से 11 - 4k। अभी इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू अगर -9 करते हो, इसका वैल्यू अगर -9 करते हो तो k का वैल्यू कितना आता है, 5 आता है। सो कोफिशिएंट कौन सा होगा, दिस इज योर कोफिशिएंट,
दिस इज योर कोफिशिएंट. सो x टू द पावर -9 का कोफिशिएंट कितना होगा 11c. k कितना है 5 है. अल्फा टू द पावर 11 माइनस 5 यानी 6 माइनस बीटा टू द पावर 5 यानी माइनस बीटा टू द पावर 5 ही होगा, माइनस तो आएगा. ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल करना है. ठीक है, सही है. देखो ये दोनों कोफिशिएंट क्या करना है, इक्वल करना है. मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं. तो कोफिशिएंट्स आर इक्वल यानी 11c6 अल्फा टू द पावर 5 बीटा टू द पावर 6 इक्वल्स टू 11c5 अल्फा टू द पावर 6 बाय बीटा टू द माइनस बीटा टू द पावर 5. ठीक है, सही है. अब बस इसको सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करना है, देखो 11c6 एंड 11c5 सेम है. 11c6 इक्वल्स टू 11c5 क्योंकि अगर तुम माइनस करते हो ना तो इधर 5 आता है. दिस वन गेट्स कैंसल आउट. ठीक है ना. अगर अल्फा अल्फा कैंसिल करते हो ना तो कितना होगा, इधर अल्फा होगा. अगर बीटा ऐसे कैंसिल करते हो तो इधर बीटा होगा, नीचे -1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, अल्फा बीटा इक्वल्स टू -1. तुमको क्या बोला है, अल्फा बीटा स्क्वायर. सो अल्फा बीटा स्क्वायर कितना होता है -1 स्क्वायर यानी आंसर 1 होता है. आंसर 1 होता है. क्लियर. ठीक है, और भी क्वेश्चंस करेंगे आगे. जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होगा कोफिशिएंट बेस्ड थोड़ा बड़ा होगा, वो करेंगे आगे जाके. अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट. प्रॉपर्टीज लिखो, हेडिंग लिखो, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट. ठीक है, इसको उठाओ. सो नाउ दिस आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट. और प्रॉपर्टी है, मैं देखो और भी प्रॉपर्टी आएगा. ठीक है, सो इसमें क्या होता है भाई, कोफिशिएंट क्या होता है जो हम लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन का जो आता है NC0 NC1 NC2. सो इसमें से कौन सा ज़्यादा हम लोग को यूज़ होता है क्वेश्चन में, ये आपको मिलेगा यूज़ करने. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो यूज़ होता ही है, आपको पहले से पता है. ये भी पता है क्या होता है, इन दोनों में दोनों वैल्यू सेम होता है और इधर जो भी वैल्यू आएगा ये एक ज़्यादा होगा. अभी आप लोग बोल सकते हो क्या इसको हम लोग जो फॉर्मूला है एनसीआर का जो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल ऐसे करके क्या ब्रेक नहीं कर सकते. हाँ डेफिनेटली कर सकते हो, बट इट विल कंज्यूम मोर टाइम. अगर तुमको प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है. ठीक है ना, तो डायरेक्ट आप लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो. तो जैसे कि एनसीआर प्लस 1, जैसे कि इधर है क्वेश्चन, देखो जैसे कि मान लो कि 10c2 है प्लस 10c3 है. इसका वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, 10 + 1 n + 1 यानी 11 CR + 1 यानी 3. बस इसका फॉर्मूला वैल्यू जो भी है वो करना है, बस उसका वैल्यू चाहिए. उन दोनों को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है. कंडीशन क्या होता है, इन दोनों का वैल्यू सेम होता है और इसमें एक ज़्यादा होता है. तो उसमें क्या होता है n + 1 होता है और CR + 1. ये क्या होता है NCX = x, बेस सफिक्स में क्या होता है x एंड y. तो आइदर दिस वन विल बी इक्वल और इन दोनों का सम n के बराबर होगा. ठीक है, ये भी कभी कभी लगता है. NCR क्या होता है, यहाँ पर देखो n/r होगा, इसमें एक कम होगा, इसमें भी एक कम होगा. नेक्स्ट क्या होगा, ये इसके इक्वल n/r आएगा, जो वैल्यू ऊपर में है वो भी आएगा, नीचे का भी आएगा और ऊपर में और एक माइनस होगा यानी n-2 r-2 एंड सो ऑन, वो कंटिन्यू होता रहेगा. ठीक है ना. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि क्वेश्चन में देखना बहुत ही हम लोग का स्टेप मतलब घटा देगा वो लोग ने जो कैलकुलेशन होगा. NCR बाई NCR -1. ठीक है ना, मतलब ऊपर का इन दोनों वैल्यू सेम है और नीचे एक कम होता है. जैसे कि मान लो कि वही क्वेश्चन है कि 100C 3 हो गया और 100C 3 छोड़ 100C मान ले कि 50 है और इधर मान ले 49 है. ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा n माइनस ये वाला वैल्यू, नीचे का जो भी वैल्यू है यानी n-r + 1. मतलब ये माइनस ये, मतलब 100 माइनस नीचे का जो छोटा वाला वैल्यू है यानी 49 डिवाइडेड बाय कितना होता है r यानी जो ऊपर का वैल्यू है 50 यानी कितना है 9 10 4 5 51 बाई 50.
सो सिंपल, कोई फैक्टरियल कोई कॉम्बिनेशन नहीं लगाना है, सिंपल है, बस इनका इन दोनों का सेम होना चाहिए और इसमें एक कम होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी लगता है, ठीक है ना, फिर भी थोड़ा देख लेना क्या होता है। बस ऊपर का वैल्यू, हर एक वैल्यू सेम होता है, यहाँ पर 2n हो जाएगा इक्वल टू ये इन दोनों प्लस करने से कितना होता है 2n, और नीचे देखो इधर 0r, इधर एक हमने बढ़ाया, इसमें भी एक बढ़ा दिया, ठीक है ना। उसके बाद इसमें दूसरा वाला अगर आएगा तो 2 होगा और दूसरे में r+2 होगा, तो ऐसे करते करते लास्ट में क्या होगा n+r। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दिस इज, इसमें दोनों में 0r है, इसमें एक इंक्रीज हुआ, इसमें भी एक इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट वाला में 2 होगा, इसमें r+2 होगा, सो ऑन। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, NC0 NC1 NCn तक जो भी टर्म आता है मैक्सिमम कहाँ से, 0 से लेकर n तक होता है ना सफिक्स में, हर एक टर्म का स्क्वायर होता है। अगर स्क्वायर होता है तो कितना होता है 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल स्क्वायर, क्लियर, 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल स्क्वायर। अच्छा, इसमें इस फॉर्मूला में और इसमें थोड़ा बहुत तो रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, n का वैल्यू सेम है, r का वैल्यू डिफरेंट है, जो सफिक्स का वैल्यू है डिफरेंट है, ऊपर में का जो वैल्यू है सेम है। इसमें क्या होता है भाई, ऊपर का वैल्यू डिफरेंट है, नीचे का वैल्यू सेम है, दीज टू आर डिफरेंट, दीज टू आर सेम। तो क्या होता है, इसमें ये दोनों सेम है और ये दोनों डिफरेंट है, इसमें नीचे का वैल्यू सेम है, ये दोनों डिफरेंट है, तो n एज इट इज लिख देना और नीचे क्या होगा वही वैल्यू आएगा, n-r+1, मतलब उल्टा करके लिख देना इसको, ठीक है। इसका यूज कम होता है, इसका ज्यादा हम लोग को मिलता है, ठीक है, ठीक है। और 3 प्रॉपर्टीज देखो, 3 मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखो, देख देख देख, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। NC0 NC1 NC2 NCn 2n होता है। कैसे होता है भाई, ये क्या होता है, मान ले कि ऐसा है, मान ले कि 1 + x⁴n जो लास्ट क्लास में दिखा था हम लोग ने, 1 + x⁴n वो क्या होता है 8 0 to n NCr x⁴r, याद है ना तुमको, क्या था इसमें NC0 x⁴0, NC1 x⁴1, NC2 x⁴2, ऐसे करते करते NCn x⁴n, याद है जो लास्ट क्लास में आया था। तो कोफिशिएंट क्या होता है, NC0 NC1 NC2 NCn, ऐसा करके होता है, वो होता है कोफिशिएंट। तो वही है NC0 NC1 NC2 NCn तक है, वो होता है कोफिशिएंट। जो कोफिशिएंट है ये कोफिशिएंट का प्लस है, सही है। अभी देखो इसका और इसका थोड़ा अंतर है, रट्टा मत मारो। देखो अगर मैं इसको 1 अगर 1 रिप्लेस कर देता हूं, इसमें क्या होता है 1 to the power r होता है ना, तो इसमें क्या होगा 1 to the power 0, 1 to the power 1, 1 स्क्वायर, 1 to the power n, यानी 1 के ऊपर जो भी पावर होता है क्या होता है 1 ही होता है। तो क्या आएगा NC0 NC1 NC2 अप टू ... NCn आएगा ना, और लेफ्ट साइड में क्या आएगा 1 + 1 to the power n, यानी कितना होता है वो 2 to the power n, 2 to the power n ही है। क्लियर, हाँ कैसा है पता है, जो वैल्यू लास्ट क्लास में था उसमें x के पोजीशन पे 1 रिप्लेस कर दो, वैल्यू आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर ये वो भी नहीं समझते तो डायरेक्टली याद रखो, अगर ऐसा होता है तो 2 to the power n। क्यों ऐसे समझाया, क्योंकि आगे जाके मैं आगे की क्लास में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर वो माइनस में होता है, माइनस में क्या था, अगर इसमें ऐसे -x⁴n होता है तो क्या होता था, इसमें -x⁴r होता था। सो -x⁴r यानी क्या होता है, -x⁴r क्या होता था NC0, ठीक है, -x⁴0, ठीक है, यानी 1 ही आएगा, तो जो भी है। उसके बाद क्या होता है, ऐसा दिया था ना लास्ट क्लास में जो लिखाया था, एक प्लस दूसरा माइनस, जो जिसने क्लास नहीं किया आज जाके क्लास कंप्लीट करना। NC2 x², NC3 x³, ऐसे होता था ना, प्लस माइनस ऐसा ऑल्टरनेट होता था ना, वही कॉन्सेप्ट है
अगर इसमें x के पोजीशन में अगर 1 पुट करते हो ना, अगर x के पोजीशन में x इक्वल्स टू 1 पुट करते हो ना, तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 डॉट डॉट करके माइनस NC3, ऐसे हो रहा है ना, ऐसे करके करते हैं लास्ट तक कहाँ तक जाएंगे, n से n तक जाएंगे। तो अगर इधर 1 पुट करते हो तो इधर भी 1 आएगा। 1 माइनस 1 कितना होता है भाई, 0 टू द पावर n, यानी कितना होगा, 0 होगा। समझे ना। एक और बात, इसमें जो फर्स्ट वाला लिखा था ना NC0 NC2 NC4, जिसमें नीचे का पोजीशन कितना है, इवन है, वो इक्वल होता है किसके बराबर, जिसमें भी ऑड है। ऑड कौन सा है, नीचे का सफिक्स में 1 3 5 सो ऑन। तो अभी देख, ये पूरा सम का वैल्यू 2 टू द पावर n है, ये ऑड, नीचे जो भी ऑड है और नीचे जो भी इवन है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल इक्वल इक्वल। तो इसका ये पूरा का सम 2 टू द पावर n है, ये ऑड का है, ये इवन का है, सफिक्स में जो भी है, तो इसका हाफ हो जाएगा ना, इसका हाफ हो जाएगा ना, 2 टू द पावर n बाई 2, समझा ना। तो यानी 2 टू द पावर n माइनस 1। क्या बोला, ये टोटल सम करने से 2 टू द पावर n, इसमें जो भी ऑड पोजीशन पे है, मतलब ऑड पोजीशन नहीं, सफिक्स में NC1 NC3 NC5 SO1, और इवन का क्या है, NC0 NC2 NC4 ऐसा। तो वो दोनों इक्वल होता है। अगर इक्वल होता है क्या होगा, इसका हाफ होगा, इसका हाफ यानी 2 टू द पावर n बाई 2, 2 टू द पावर n माइनस 1। क्लियर, ठीक है। अभी क्वेश्चन करो इसका, 5 क्वेश्चन, 4 to 5, ज़्यादा नहीं है आज। एक क्वेश्चन देख, समेशन बेस सिंपल। सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, थोड़ा बेसिक्स ही करेंगे, बाकी आएगा जो भी क्वेश्चंस है वो हम लोग एक साथ देखेंगे, ठीक है। एक साथ मतलब जो हर एक टॉपिक का थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चंस होता है। सो देखो, PYQ है, क्या है, समेशन अरे k goes to 0 to 6 51 minus k C3 is equal to first option 51 C4 minus 45 C4, next 51 C3 minus 45 C3, next 52 C4 minus 45 C4, fourth option 52 C3 minus 45 C3। स्टार्ट किया था क्या मैंने, 51 माइनस के C3 इज इक्वल टू 51 C4 45 C4, ओके। देखो सिंपल सी बात है, समेशन है, समेशन देखो घबराना नहीं है। क्या होता है, k का वैल्यू 0 से लेके 6 तक होता है, k का वैल्यू 0 से लेके 6 तक होता है, ठीक है ना। अगर इसको ब्रेक करते हो, k का वैल्यू देखो, k का वैल्यू पहले 0 अगर पुट करते हो ना, तो क्या होगा, 51 माइनस 0 यानी 51 C3 प्लस 51 माइनस 1 यानी 50 C3, 51 माइनस 2
कितना होगा, k का वैल्यू 0 से लेके 6 तक ना, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6। क्लियर? तो अगर 0 पुट करते हो तो 51, 1 पुट करते हो तो 50, नेक्स्ट क्या होगा भाई 49 C3, नेक्स्ट 48 C3, जिसमें k का वैल्यू है 47 C3, नेक्स्ट 46 C3, यहाँ तक ही हो सकता है, क्योंकि k का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है 6 तक हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, ओ एक और टर्म आएगा 45 C3। सही है? ठीक है ना? 0, 1, 2 अभी देख, जो प्रॉपर्टी लिखाया था उसके साथ कैसे वो रिलेटेबल है। देख, जो प्रॉपर्टी लिखा था वो तो डायरेक्टली क्या यूज होगा, डायरेक्टली तुमको कभी कभी मिल सकता है, कभी कभी हमको अरेंज करना पड़ता है। मतलब डायरेक्टली क्या होता है, कभी जो आंसर आता है उसके साथ डायरेक्टली तेरा आंसर आ जाता है, कभी कभी हमको अरेंज करना पड़ता है। तो कैसे, देख इसको थोड़ा हम लोग थोड़ा घुमा के लिखते हैं। क्या करते हैं, पहले 45 C3 लिख देते हैं, उसके बाद एक ही तो बात है ना, इन उसको दूसरे ऑर्डर से अगर लिखते हैं ना, प्लस ही तो है, तो 48 C3, 49 C3, 50 C3, 51 C3। ठीक है? अभी देख, थोड़ा प्रॉपर्टी के साथ हम लोग खेलेंगे। क्या है, 10 मिनट को देखो, इसको थोड़ा घुमा के लिखा मैंने रिवर्स ऑर्डर में। एक प्रॉपर्टी मैंने लिखाया था ना, क्या होता है NCR, दूसरा क्या होता है NCR+1, उसमें यह लिखा था ना N+1 C, क्या लिखा था R+1, ऐसा था प्रॉपर्टी लिखा था क्या, देखो तो ये प्रॉपर्टी था। ओके, वेरी गुड। तो इसमें क्या था भाई, ये दोनों अगर सेम होता है, ये दोनों अगर सेम होता है और इसमें अगर एक ज्यादा होता है, इससे अगर एक ज्यादा होता है, तो ये वाला वैल्यू हम लोग इधर लिख देंगे और ऊपर का वैल्यू जो भी है इसमें +1 कर देते। तो भाई इससे ये क्या रिलेटेड है, हाँ डेफिनेटली रिलेटेड है। देख समझ, हम एक काम करते इसमें 45 C4 अप्लाई करते, एक्स्ट्रा इधर लाया, इसको माइनस कर देते। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऑप्शन अगर तुम लोग देखते हो ना, ऑप्शन को थोड़ा देखो, कभी कभी ऑप्शन देख के भी दिमाग में लाना है, इसमें माइनस हो रहा है। अगर माइनस है तो इसमें तो कोई माइनस का तो बात नहीं है ना, इसमें हर चीज क्या है, प्लस में है। ठीक है ना? वो लोग ऑप्शन को लेके थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, हर एक बात प्लस में है, मेरे को माइनस में कोई ना कोई डेटा चाहिए, तो इसमें मैं देखता हूँ हर एक टर्म में माइनस है, 45 C समथिंग है। मैंने क्या किया, 45 C4 लिया, तो इधर माइनस के इधर प्लस के, 45 C4 ही क्यों लिया? अभी देख, अगर तू इसका कॉन्सेप्ट, ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर अप्लाई करता है, एक काम करता हूं मैं, इसको देख। अच्छा एक और बात है, वो फॉर्मूला अगर ऐसे भी लिखता हूं ना, NCR+1 NCR इक्वल्स टू N+1 CR+1 ही तो होगा ना, समझा ना? वही फॉर्मूला घुमा के लिखा। अभी देख, तो इसके साथ रिलेट कर सकता है क्या, इन दोनों में? देख NN सेम है, इसमें जो भी वैल्यू है एक ज्यादा है, इसमें जो भी वैल्यू है एक ज्यादा है, तो क्या होता है, ऊपर में 46 आएगा, नीचे क्या होगा R+1 जो भी ज्यादा वैल्यू है, यानी कितना होगा 4 होगा। क्लियर? सही है ना? इसके साथ रिलेट कर, इसके साथ रिलेट, इसमें जो भी ज्यादा वैल्यू है यानी 4 होगा। अभी देख इसके साथ, अभी देख 46 C3, बाकी जो भी है यहां से, बाकी यहां तक 47 C3 से लेके इधर कहा था कि 51 C3 तक -45 C4। ठीक है? अभी देखो सेम कॉन्सेप्ट इसमें फिर से लगाओ, ये फॉर्मूला देखो आगे जाके कैसे अप्लाई होता है। देखो ऊपर में दोनों वैल्यू सेम है ना, इसमें एक ज्यादा है ना, तो क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा 46 + 1 यानी 47, यानी कितना होगा 47 C, जो ज्यादा वैल्यू होगा यानी कौन सा होगा 4।
और इसमें क्या है, फिर से 47C3 है, इसमें फिर से कितना है 47C3। देख मैं थोड़ा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, समझो, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि इतना स्टेप्स लिखने का जरूरत नहीं है, समझो समझो। आदि देख ये दोनों मिलके कितना होगा निरंजन, देख ये दोनों मिलके 47C4, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो इसमें 47C4 आएगा ना, बाकी सेम एज इट इज रहेगा। वो 47C4 इसमें देख, वो 47C4 इसमें 47C3 आएगा। इसमें क्या होता है 47C4, अभी 47C4 अच्छा छोड़ लिख ही देता हूँ समझ, बाकी 48C3 बाकी जो भी वैल्यू है यहाँ से लेके 51C3 तक एज इट इज है, और 45C4 है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। अभी इन दोनों में 47 है तो ये प्लस हो जाएगा तो 48 आएगा, नीचे कौन सा है 48 है, इसमें फिर से 48। देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इसमें क्या था 49 था ना, हाँ 49C3, ऐसे करते करते 51C3 तक है, लास्ट में 45C4। अभी फिर से इधर अप्लाई करो तो करने से कितना होता है भाई 49C4, फिर से 49C3 तक आएगा, बाकी जो भी वैल्यू है इधर एज इट इज है। तो EN दोनों अप्लाई करने से कितना होता है 50C4। नेक्स्ट क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक टर्म ऐसा होगा ना 50C3 होगा। नेक्स्ट क्या होता है 51C3, मैंने डॉट डॉट करके लिखा है -45C4, यानी 51C4 प्लस 51C3 माइनस 45C4। अभी फिर से वही कॉन्सेप्ट, इन दोनों में कितना होता है 52 होगा, इसमें क्या होता है एग्जैक्टली 52C4 45C4, थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर, समझे? एक लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं आज, लास्ट क्वेश्चन एक, ठीक है। मैंने सोचा था और भी 4 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो लेट हो गया, तो बाकी क्वेश्चन आगे के क्लास में देखेंगे। एक और क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड कर लेते हैं। लिखो, if for some positive integer n, if for some positive integer n, the coefficient of 3 consecutive terms, if for some positive integer n, the coefficient of 3 consecutive terms in the expansion, the coefficient of 3 consecutive terms in the expansion are in the ratio 5:10:14, then 5:10:14, then largest coefficient in this expansion is 462, 330, 792, 252, 460, 330, 792, 252, ठीक है।
तो कोफिशिएंट बोला है ना, कोफिशिएंट क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। मैं जो प्रॉपर्टी लिखाया था ना, ये फिर से लिख रखता, एन सी आर माइनस वन, क्या लिखा था, एन माइनस आर प्लस वन बाई आर। दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट, देखना इसमें क्या ऐसे यूज होता है। किसी भी टर्म अगर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन है, इसमें कोई भी जनरल टर्म हम लोग क्या करते हैं, एन सी आर एक्स टू द पावर आर। ये क्या होता है भाई, ये कोफिशिएंट होता है, ये क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मैं मानता हूँ क्या क्या हो सकता है, कोफिशिएंट अगर इसमें आर है, दूसरा वाला क्या हो सकता है, आर प्लस वन, नेक्स्ट क्या हो सकता है, आर प्लस टू। तो कोफिशिएंट मतलब ये होगा, ये होगा ना कोफिशिएंट। इसमें अगर n प्लस 5 है, देख इसमें अगर n प्लस 5 है तो ऊपर में क्या आएगा, बस इसमें थोड़ा सा बहुत चेंज होगा। क्या होगा, n यानी ये, सी आर यानी जो भी है x टू द पावर r, एक होगा ये कोफिशिएंट, ये पहला कोफिशिएंट है। फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोला है ना, अगर फर्स्ट वन इज ये, नेक्स्ट वाला क्या होगा, n प्लस 5 सी आर प्लस वन, नेक्स्ट वाला क्या होगा, n प्लस 5 सी आर प्लस टू। वाई, बिकॉज दे हैव टोल्ड कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब ये अगर 3 है, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये अगर 7 है, ये अगर 8 होगा, तो ये 9 होगा। तो इसमें अगर r माना तो ये r प्लस 1 होगा, ये r प्लस 2 होगा। ये तीनों क्या होता है, कोफिशिएंट। तो अच्छा, तो कोफिशिएंट बोला है क्या, 5:10 कितना है, 5:10 ठीक है ना। मतलब इन तीनों का अगर तुम कोफिशिएंट करते हो कितना होता है, 5:10 तो देखो तो कैसे कर सकते हैं, दीज डिवाइडेड बाई दीज अलग अलग करते हैं। 3 है ना तो 2 करके करते हैं, n प्लस 5 सी आर, दीज डिवाइडेड बाई डीज इक्वल्स टू 10/5 इक्वल्स टू 10/5। एक और बात, दीज डिवाइडेड बाई दीज, n प्लस 5 सी आर प्लस 2, n प्लस 5 सी आर प्लस 2, n प्लस 5 सी आर प्लस 1 इक्वल्स टू 14/10। क्लियर है, क्या किया देख, फिर से देख, these divided by these equals to 10/5, नेक्स्ट होता है these divided by these equals to 14/10। सही है। एक और बात, ये इसके साथ रिलेट कर देख, ऊपर में क्या होता है भाई, n दोनों सेम होता है, n प्लस 5 सेम है ना। नीचे क्या होता है, अगर इधर r है, इधर r माइनस 1 है, इसमें क्या होता है, एक कम होता है ना, इधर r प्लस 1 है, इधर कितना है, r है ना, एक कम है ना। तो क्या करते हैं, n माइनस ये वाला लिखा था, देख निरंजन, n माइनस ये वाला, ये करने से कितना होता है, -r प्लस 1। नीचे कौन सा आएगा, ये जो r है वो आ जाएगा। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर, तो क्या होगा, n यानी n प्लस 5, जो नीचे जो भी वैल्यू है यानी r, इधर कौन सा वैल्यू आता है, जो इधर है, यानी r प्लस 1 आएगा। कितना है, कैंसिल करने से 2। क्लियर है, दिस माइनस दिस, नीचे कौन सा आएगा, ये वाला वैल्यू, तो नीचे कौन सा आएगा, ये वाला वैल्यू, कैंसिल करने से 2। ठीक है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कितना होता है, n प्लस 5 माइनस आर इक्वल्स टू 2r प्लस 1। ठीक है ना, यानी n का वैल्यू कितना होगा, 3r, 1 माइनस 5 यानी -4r। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। देखो फैक्टोरियल का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज किया, 3r 1 माइनस 5 यानी -4। हाँ, सेम कॉन्सेप्ट, इधर कितना है, 2 से कैंसिल करने से इधर 5 है, इधर 7 है, इधर सेम कॉन्सेप्ट। देखो ऊपर में दोनों वैल्यू सेम है, नीचे क्या है, इससे एक कम है, इससे एक कम है, इससे एक कम है, यानी ऊपर में जो भी वैल्यू है दिस माइनस जो नीचे वाला वैल्यू है, ये माइनस ये ना, तो सेम कॉन्सेप्ट, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय जो ऊपर का वैल्यू है r आया था, तो इधर कौन सा होगा, r प्लस 2 होगा। इधर कितना है, 7/5। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना। आदि तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, इसको थोड़ा मेन जो बात है वो लिख के रखता हूँ। एन का वैल्यू कितना है 3r माइनस 4, दिस इज मेन जो वैल्यू आया। फर्स्ट एन का वैल्यू 3r माइनस 4, एक इक्वेशन से ये आया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा देख लो। ठीक है, और दूसरा इसको सॉल्व करना है। इसको अगर सॉल्व करते हो ना तो करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका वैल्यू कितना होगा भाई, वो वैल्यू n प्लस 5 माइनस r प्लस माइनस माइनस 1, 5 माइनस 1 यानी 4 ही आएगा। नीचे कितना होगा r प्लस 2, 7/5। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 5n प्लस 20 माइनस 5r इक्वल्स टू 7r प्लस 2, सॉरी प्लस 14। तो 5n का वैल्यू 7r प्लस 5r यानी 12r और 14 माइनस 20 यानी माइनस 6। सही है? हाँ, 14 माइनस 6, 14 माइनस 20 माइनस 6। ठीक है ना? ठीक है, अभी देख मेरे को क्या चाहिए पता है, पहले अगर लार्जेस्ट कोएफिशिएंट चाहिए तुमको n और r का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n एंड r। सिंपल सी बात है, इसको ये एक इक्वेशन है, ये एक अनदर इक्वेशन है। दिस टू आर द इक्वेशंस। क्या है, 5n का वैल्यू है 12r माइनस 6, n का वैल्यू पुट कर दो, जो भी वैल्यू है इधर पुट करो। n का वैल्यू है 3r माइनस 4, सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी 15r माइनस 20 इक्वल्स टू 12r माइनस 6, यानी 3r इक्वल्स टू 20 माइनस 6 यानी 14। हाँ, r का वैल्यू वेट कर, फ्रैक्शन में आएगा क्या? नहीं, r का वैल्यू 4 होना चाहिए। क्या किया मैंने, पहला है 3r इक्वल्स टू n प्लस, चेक कर तो इधर 3 हो होता, ये गलती किया, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन चेक करना। हाँ, 12r इक्वल्स टू 5n, इसको थोड़ा ठीक करना, ये nr प्लस 3 आना चाहिए। फिर से देखो मेरे पास नहीं है अभी, 3r इक्वल्स टू 3r माइनस 3, इसको थोड़ा कैलकुलेशन चेक करो तो, ये मैंने गलती किया, 3r माइनस 3। ठीक है ना, प्लस माइनस के इधर उधर कर दिया, 1 नहीं दिया ना। ओके, सो 3r माइनस 3, और क्योंकि r का वैल्यू जो भी है ना, r n वो होल नंबर पे आएगा, फ्रैक्शन पे नहीं आएगा। तो 15r माइनस 3 5 से 15। ठीक है, सो 3r 9, r का वैल्यू 3 है क्या? 3 है ना? 3 होगा या 4 होगा? और क्या प्रॉब्लम है? दूसरा वाला इक्वेशन सही है क्या? 12r इक्वल्स टू 5n, फिर से चेक कर देता हूँ, वो क्या था, 3r, n का वैल्यू 3r माइनस 3, n का वैल्यू 3r माइनस 3, 15 माइनस 15, r का वैल्यू 3 आ रहा है ना? हाँ, यहाँ पर 4 गिवन है वे। 12r इक्वल्स टू 5n प्लस 6 सही है, n इक्वल्स टू 3r प्लस 3, 3r माइनस 3, 3r माइनस 3, सही तक तो सही है। 5n सब कुछ तो सही है। 5n, n का वैल्यू 3r माइनस 3, आदि क्वेश्चन ना, ठीक है। हाँ, चल बाकी देखा जाए। 3r माइनस 3 और 12r माइनस 6, 15, 3 5 से 15, 12 3r,
अभी छोड़ो, तो आर का वैल्यू तो 3 आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। 3 3 9, इसमें अगर पुट करते हो ना तो 3 3 9, 9 माइनस 3 यानी एन का वैल्यू 6 है। इधर पुट किया, एन का वैल्यू 6 है, ठीक है। पता नहीं वो लोगों ने आर का वैल्यू इधर 4 दिया है। लेट्स सी लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, मतलब मेरा जो वैल्यू है वो अभी कितना है 1 प्लस एक्स, एन प्लस 6 यानी कितना है एन प्लस 5 यानी कितना है, एन का वैल्यू कितना है 6 यानी 6 प्लस 5 11 है। दिस इज योर बाइनोमियल, दिस इज योर बाइनोमियल। अगर तुमको इधर एक्सपांड करना है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा होगा, लार्जेस्ट कोफिशिएंट कौन सा होगा, हाँ मिडिल टर्म विल बी द लार्जेस्ट। क्यों पता है ना, देख इसमें क्या होगा तू देखना, फर्स्ट वाला कोफिशिएंट 11C0, उसके बाद 11C1, 11C2, 11C3, 11C4, ठीक है ना। फिर 11C5 ऐसा होता है ना, मतलब ऐसे देखो, ऐसे 11C0, 11C1, 11C2, 11C3, 11C4, 11C5। अगर पीछे से अगर मूव करता हो ना, नेक्स्ट है 11C11, 11C कितना है 10, 11C9, 11C8, 11C7, 11C6। एक बात याद रखना, जो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों सेम होता है, याद है ना, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मैंने बोला था सेम होता है। तुम करके देखना, ये माइनस ये करने से 11 ही आता है। ये दोनों भी सेम होगा, ये दोनों भी सेम होगा, ये दोनों भी सेम होगा, ये दोनों भी सेम होगा। अगर ये दोनों भी सेम होगा तो सबसे जो मैक्सिमम कोफिशिएंट होता है कौन सा होता है, मिडल वाला टर्म। तो मिडल वाला टर्म आइदर 11C5 और 11C6, दोनों सेम ही है। 11C5 और 11C6 सेम आंसर होता है। क्यों, माइनस करने से कितना होता है 6 ही तो होता है। तो वैल्यू निकालो, 11C5 बोलो या फिर 6 बोलो, जो भी है। 11 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 11 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2। कितना आता है आंसर सॉल्व करने से, 462 आएगा। दिस इज योर आंसर। इफ यू सॉल्व इट द आंसर विल बी 462। ठीक है, देखो और भी क्वेश्चन है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का। ठीक है, हम आगे देखेंगे आगे के क्लास में जो मिसलेनियस क्वेश्चन भी होता है। आज क्लास थोड़ा और नहीं खींचेंगे इस क्लास को, बाकी और भी जो क्वेश्चन है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे और मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे। समझा नहीं यहाँ तक? ठीक है।